भारतीय राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग अपनी जिम्मेदारी ईमानदारी से निभा रहा है? ऐसे कौन से कारण हैं जो उसको करने होते हैं जिनको वो नहीं कर रहा है? नहीं करने के कारण क्या है और उसके वजह से भारत की अनुसूचित जाति के लोगों को किस प्रकार के नुकसान हो रहे हैं? ये व्हाइट एलिफेंट है और इसीलिए ये दुर्गति शेड्यूल कास्ट की हो रही है। एक व्यक्ति को कैबिनेट मिनिस्टर बना देगा, एक को चेयरमैन बना देगा, लेकिन समाज का उत्पीड़न होता रहे उस पर चुप्पी साधे रहता है। किसी शेड्यूल कास्ट कमीशन का चेयरमैन का कभी आपने कोई स्टेटमेंट सुना है? इतने एट्रोसिटीज ये घटना हो रही है। खास तौर से पार्लियामेंट में बहस की जरूरत है, खास तौर से तब जब कास्ट सेंसस अब आंकड़े आएंगे, सारे आंकड़े आएंगे तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी एससी कमीशन है तो कितना इफेक्टिव होगा। अभी भी हमारे लोग बहुत गरीब हैं, वो थाने तक नहीं पहुंच सकते हैं, अपना स्टेटमेंट रिकॉर्ड नहीं करा सकते हैं। क्योंकि जो कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज हैं या कॉन्स्टिट्यूशनल ट्राइब्यूनल कमीशन कुछ भी है, उनका एक तरह से उनका ऑटोनॉमी बरकरार रखनी है तो उनके अपॉइंटमेंट भी ट्रांसपेरेंट तरीके से जरूरी है। जैसे एससी कमीशन एक संस्था है, संवैधानिक संस्था है, और बाद में ओबीसी कमीशन बना, वो भी एक संवैधानिक संस्था ही मानी जाए, तो इनके चेयरमैन को कभी चुनाव लड़ा देना और कभी उनको हटा देना। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जोहार साथियों, आज हम चर्चा करने वाले हैं नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट के बारे में। क्योंकि भारत का संविधान, उसका अनुच्छेद 338 भारत सरकार को राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग बनाने के लिए निर्देशित करता है और उसी के अंदर उसका कार्य क्या होगा, उसकी जिम्मेदारियां क्या होंगी, वो भी उसके अंदर लिखी हुई हैं। तो चर्चा का विषय है कि क्या भारतीय राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग अपनी जिम्मेदारी ईमानदारी से निभा रहा है? ऐसे कौन से कारण हैं जो उसको करने होते हैं जिनको वो नहीं कर रहा है? नहीं करने के कारण क्या है और उसके वजह से भारत की अनुसूचित जाति के लोगों को किस प्रकार के नुकसान हो रहे हैं? क्योंकि आप जानते हैं कि इसी प्रकार आर्टिकल 338 ए के अंदर अनुसूचित जनजाति का भी आयोग बनाना और उनके अधिकारों का संरक्षण करना, उनकी योजनाओं पर नजर रखना, इसके बारे में भी निर्देशित किया गया है। अनुसूचित जाति आयोग जो आर्टिकल 338 के तहत बनता है, जिसके बेसिकली 5 मेंबर होते हैं। एक राष्ट्रीय चेयरमैन, नेशनल चेयरमैन ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट कमीशन, एक होता है नेशनल वाइस चेयरमैन ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट कमीशन, और 3 मेंबर होते हैं। तो मैं अब चर्चा को शुरू करता हूं। सबसे पहले मैं बताता हूं उनकी ड्यूटीज क्या हैं, उसके बाद हम अपने पैनलिस्ट से इस चर्चा को डिस्कस करते हुए आगे बढ़ेंगे। आर्टिकल 338 का सब क्लोज 5 वो कहता है, इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ द कमीशन ए टू इन्वेस्टिगेट एंड मॉनिटर ऑल मैटर्स रिलेटिंग टू द सेफगार्ड्स प्रोवाइडेड फॉर द शेड्यूल्ड कास्ट under this constitution or under any other law for the time being in force or under any order of the government and to evaluate the working of such safeguards। यानी कि शेड्यूल्ड कास्ट कमीशन की जिम्मेदारी कि वो इन्वेस्टिगेट करे कि जो शेड्यूल्ड कास्ट के हक अधिकार के संरक्षण के लिए जो कानून बने हैं या जो अलग अलग समय पर गवर्नमेंट ऑर्डर्स निकालती है, क्या वो इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। तो आइए सबसे पहले मैं प्रोफेसर रतनलाल जी से पूछना चाहूंगा कि क्या शेड्यूल्ड कास्ट कमीशन के चेयरमैन, वाइस चेयरमैन और मेंबर्स जो सेफगार्ड्स अनुसूचित जाति के लोगों को दिए गए हैं संविधान के तहत या गवर्नमेंट के समय समय पर आने वाले ऑर्डर्स के तहत, जिसमें एक शेड्यूल्ड कास्ट के लिए शेड्यूल्ड कास्ट कंपोनेंट प्लान 1979 में लागू हुआ, जिसमें टोटल प्लान बजट का जितनी शेड्यूल्ड कास्ट की पॉपुलेशन है उतना बजट प्लान हेड फंड का उनको दिया जाता है। सरकार निर्धारित करती है केंद्र के अंदर भी और राज्य सरकारों के अंदर भी, ताकि उस पैसे से अनुसूचित जाति के लिए विकास की योजनाएं बनाई जा सकें।
क्या वो इफेक्टिव तरीके से इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है, क्या उसको ठीक तरीके से नज़र रखी जा रही है, क्या इलेक्शन कमीशन उसके ऊपर जो समय समय पर अपनी रिपोर्ट उनको संसद के अंदर रखनी चाहिए, राष्ट्रपति को प्रेषित करनी चाहिए, वो सारे काम वो ठीक से कर पा रहा है, नहीं कर पा रहा है। आइए हम जानते हैं कि इसमें प्रोफेसर रतन लाल जी की क्या राय है। शुक्रिया। और जैसा कि आपने पढ़ा है आर्टिकल, और मैं शेड्यूल कास्ट कमीशन बहुत लंबे समय से जाता आता रहा हूँ, आजकल जाता नहीं हूँ, क्योंकि मेरी ये समझ है कि शेड्यूल कास्ट कमीशन जैसे एसटी कमीशन भी है, ओबीसी कमीशन भी है, ये अपना ठीक से अगर काम करता रहता तो सोशल जस्टिस मिनिस्ट्री की जरूरत भी नहीं पड़ती, है ना। बिल्कुल, क्योंकि इसका रीच हर मंत्रालय में है, कहीं भी ये ऑडिट कर सकता है, किसी भी ऑफिसर किसी मंत्रालय को समन कर सकता है। लेकिन ये अपना काम ठीक से पिछले 10 साल में, जब से मोदी सरकार है, 11वां साल चल रहा है, कितने एनुअल रिपोर्ट्स पेश हुए हैं जरा यही देख लीजिए। एनुअल रिपोर्ट्स ये बताए एससी कमीशन कि कितने डिस्पोज ऑफ हुए हैं, क्या हुए हैं, नहीं, कुछ नहीं है। ये व्हाइट एलिफेंट है, और इसीलिए ये दुर्गति शेड्यूल कास्ट की हो रही है। एक व्यक्ति को कैबिनेट मिनिस्टर बना देगा, एक को चेयरमैन बना देगा, लेकिन समाज का उत्पीड़न होता रहे उस पर चुप्पी साधे रहता है। किसी शेड्यूल कास्ट कमीशन का चेयरमैन का कभी आपने कोई स्टेटमेंट सुना है? इतने एट्रोसिटीज ये घटना हो रही है। देखिए, बात समझने की, इलेक्शन कमीशन बना है, पार्लियामेंट के थ्रू बना है, पार्लियामेंट एक्ट से। आपको ह्यूमन राइट कमीशन है, बहुत सारे ट्रिब्यूनल्स हैं। दोनों के अपॉइंटमेंट को, प्रोसीजर को देखिए, और दूसरा उनके चेयरमैन के वर्किंग कंडीशन को देखिए। तो जो एससी कमीशन या एसटी कमीशन या ओबीसी कमीशन का चेयरमैन होता है, वो पॉलिटिकल पार्टी का पपेट होता है। जो पार्टी सत्ता में रहेगी वही अपना अपॉइंटमेंट करा सकता है। जैसे आप ह्यूमन राइट कमीशन के वर्किंग में, फंक्शनिंग में कभी देखा है कि पॉलिटिकल नेता इंटरफेयर कर रहा हो? मेरा मतलब आपका मतलब ये है कि चूंकि शेड्यूल्ड कास्ट कमीशन के चेयरमैन, वाइस चेयरमैन और मेंबर्स को अनुसूचित जनजाति आयोग के चेयरमैन, वाइस चेयरमैन और मेंबर्स को, और पिछड़े वर्ग आयोग के चेयरमैन, वाइस चेयरमैन और मेंबर्स का अपॉइंटमेंट पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट होता है, वो सत्ताधारी पार्टी करती है। अगर उसका अपॉइंटमेंट भी जिस तरह ह्यूमन राइट्स कमीशन का अपॉइंटमेंट होता है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और दूसरे जो लोग उसमें इन्वॉल्व होते हैं उसके सिलेक्शन में, इस वजह से वो सरकार के दबाव में काम ना करके, बल्कि जो ह्यूमन राइट्स हैं उसको इफेक्टिव तरीके से वॉच डॉग की तरह काम करता है। तो अगर इसी तरह का अपॉइंटमेंट एससी, एसटी और ओबीसी कमीशन का भी हुआ होता तो फिर इस तरह की अनदेखी ना होती। जी। तो मैं चाहूंगा बलराज मलिक जी, आप भी इस पे प्रकाश डालें कि आपका इसमें क्या मानना है। बिल्कुल, ये बात सही है। इस बीच हमारे बीच सत्य प्रकाश एडवोकेट आए, मैं उनसे निवेदन करूंगा वो यहाँ स्थान ग्रहण करें और वो भी चर्चा का हिस्सा बने। प्रोफेसर रतन लाल की ये बात बिल्कुल वाजिब है, क्योंकि जो कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज़ हैं या कॉन्स्टिट्यूशनल ट्राइब्यूनल कमीशन कुछ भी है, उनका एक तरह से उनका ऑटोनॉमी बरकरार रखनी है, तो उनके अपॉइंटमेंट भी ट्रांसपेरेंट तरीके से ज़रूरी है। और वो पार्टी पॉलिटिक्स के आधार पे अपॉइंटमेंट होगी, ये ज़रूर लिखा है कि अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट करेगा, मगर प्रेसिडेंट तो एक सिग्नेटरी अथॉरिटी है इस देश में, खाली नॉमेनक्लेचर के लिए है, बट और कुछ नहीं इसके बावजूद। तो इसलिए ये ऑटोनॉमस नहीं है, इसलिए अपनी पावर का सदुपयोग भी नहीं कर पाते। ये वाकई आपने सही कहा, पपेट, कठपुतली सरकार की तरह। अब सरकार की खुद की जो पॉलिसी होगी, उनका इंटरेस्ट नहीं होगा तो कुछ नहीं कर पाएगा। ये चेयरमैन, वाइस चेयरमैन और 3 मेंबर, इनको कैबिनेट का रैंक है और स्टेट मिनिस्टर्स का, इस तरह का बातें हैं। ये सुविधाएं तो हैं, मगर पावर तो इनकी ऐसे बिना पंखों का कोई पक्षी होता है, ये कुछ काम ही नहीं कर पाते। और यानी कि एक तरीके से दांत नहीं है। हाँ, बिल्कुल दांत नहीं है, बिल्कुल तो अपनी नौकरी जुडिशियल पावर है, लेकिन पनिशमेंट नहीं दे सकते, सस्पेंड खुद नहीं कर सकते, केवल डायरेक्शन दे सकते हैं, और वो भी सरकार के ऊपर माने, डायरेक्शन भी नहीं दे सकते। लॉन्ग बैक, आज से 25-27 साल पहले मैं बैठता था वहां पे, तो एक तो सबसे मीडियोकर होता है पॉलिटिकल पार्टी, वो उसमें मेंबर बनाती है, कि जिसको आर्टिकुलेशन नहीं है, जिसको कानून की समझ में पता नहीं है पढ़ा भी हुआ कि नहीं पढ़ा। मैं एक मेंबर का मोडस ऑपरेंडी देखता था, कुछ नहीं कर रहा है, बोला डीजीपी बुलाओ, सेक्रेटरी बुलाओ, अब बैठा, बोले 4 घंटा बाहर बैठाओ, 4 घंटे, और 4 बार बुलाओ, 4-4 घंटे बाहर बैठाओ। ह्यूमिलिएट होता था ना वो, तो नमस्ते करके काम कर देता था, एफआईआर दर्ज होता था, या जो भी एक्शन प्रमोशन का हो, चाहे जो कुछ भी, व्हाटएवर।
आजकल जो है अगर बुलाए बीसी को बुलाए तो सेक्शन ऑफिसर को भेजता है, एओ को भेजता है। तो इससे देखिए चेयर में पावर नहीं है, खाली चेयर पे जो बैठता है उसको इस चेयर के बारे में क्या समझ है, पावर उससे डिराइव होता है। वैसे भी आप देखिए अभी आज ही एक जजमेंट मैंने पढ़ा है सुप्रीम कोर्ट का, खन्ना साहब का कोई जजमेंट है कि हरियाणा हाई कोर्ट में कोई एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज को सस्पेंड कर दिया था शेड्यूल कास्ट के, बिकॉज हिज फादर वाज कोबलर। तो आज सुप्रीम कोर्ट ने डांट लगाई। काफी जस्टिस सूर्यकांत ने डांट लगाई तो इसमें। कई बार जुडिशरी का भी रोल जो होता है कई बार संदेह के घेरे में होता है, लेकिन उसको ये इंडिपेंडेंस है कि वो चाहे तो कानून के हिसाब से फैसले ले सकता है, भावना के आधार पर फैसले ले सकता है। मेरी राय है कि जो पावर हाई कोर्ट को के जजेस को हो वही पावर इन कमीशंस को दिए जाए और अपॉइंटमेंट की कोई प्रोसीजर बनाया जाए जैसे ह्यूमन राइट्स का है। दूसरा, उसको कोई महाभियोग के बगैर हटाया न जाए और वो आंसरेबल हो। वो चेयरमैन क्वार्टरली मीटिंग करें, पब्लिक अपना हर 3 महीना पर रिपोर्ट सामने लाए और जो भी कंप्लेंट जा रहा है, मुझे पता है इतनी मल्टीपल फाइल है, वहां जितने लोग बैठे हुए हैं उसमें से तो ज्यादा लोग ऑफिस में अपर कास्ट के लोग हैं, उनका कोई इंटरेस्ट नहीं होता है। दे आर नॉट अकाउंटेबल, नॉट आंसरेबल टू एनीवन। आपका फाइल मेनी टाइम्स दे आर प्रेजुडिस्ड। हाँ, ऑब्वियसली तो इसलिए उसको सशक्त बनाने की जरूरत है और इस पे खास तौर से पार्लियामेंट में बहस की जरूरत है, खास तौर से तब जब कास्ट सेंसस अब आंकड़े आएंगे, सारे आंकड़े आएंगे तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी एससी कमीशन है तो कितना इफेक्टिव होगा। अभी भी हमारे लोग बहुत गरीब हैं, वो थाने तक नहीं पहुंच सकते हैं, अपना स्टेटमेंट रिकॉर्ड नहीं करा सकते हैं। ऐसी स्थिति में सिर्फ जहां तक मुझे पता है कि चेयरमैन का स्टेटस शायद मिनिस्टर ऑफ स्टेट के बराबर होता है, स्टेट मिनिस्टर के बराबर है, बाकी लोग सेक्रेटरी के बराबर होते हैं, मेंबर्स ज्वाइंट सेक्रेटरी, जहां तक ये मुझे ध्यान है। तो इनको इम्पावर, इस बॉडी को इम्पावर करने की जरूरत है। इसलिए कास्ट सेंसस के साथ ये हम सब की और पॉलिटिकल क्लास की भी जिम्मेदारी है कि इस एससी कमीशन का जो अकाउंटेबिलिटी है उसको ज्यादा से ज्यादा रिस्पॉन्सिबल बनाया जाए और कम से कम जो मेंबर बैठे हुए हैं शेड्यूल कास्ट और कॉन्स्टिट्यूशन की वजह से बैठे हुए हैं तो कम से कम उनके अंदर का जमीर जगह है ना, अगला प्रमोशन के लिए सरकार और पॉलिटिकल पार्टी की गुलामी ना करे। तो मैं जानना चाहूँगा कि प्रोफेसर सूरज मंडल जी से, जैसा कि आप जानते हैं कि हर सरकारी विभाग में, चाहे केंद्र सरकार का हो या राज्य सरकार का, हर सरकारी विभाग में एक लाइजन ऑफिसर होता है शेड्यूल्ड कास्ट का, जिसकी जिम्मेदारी होती है जो रोस्टर प्रॉपर मेंटेन हो रहा है या नहीं हो रहा है, या कोई अंदर डिपार्टमेंटल कोई ह्यूमिलेशन किसी का हो रहा है, तो ऐसे मामलों पे वो नज़र भी रखता है और अपने जो वो एक रिप्रेजेंटेटिव होने के नाते समाज का, उनके मुद्दों को भी वहाँ मजबूती से रखता है। तो आपका क्या अनुभव, आप लंबे समय से प्रोफेसर हैं और आपका भी खुद का प्रमोशन रुका हुआ है लंबे समय से, तो आप इस किस रूप में देखते हैं कि क्या लाइजनिंग ऑफिसर जो होते हैं वो अपना रोल निभा रहे हैं, नहीं निभा रहे हैं, तो क्या कारण हो सकते हैं? जय भीम। जो आपने सही कहा, लाइजन अफसर अगर अपने जिम्मेदारियों को बखूबी समझते और उस हिसाब से अगर वो उसको इम्प्लीमेंट करते तो कई सारी समस्याएं ही नहीं होती। लेकिन सर, मैं 2 बातों को आपके समक्ष और अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा। बहुत ही दिलचस्प बात है कि जब से मोदी सरकार आई है सत्ता में, तो जो इंस्टीट्यूशंस हैं, संस्थाएं, जैसे एससी कमीशन एक संस्था है, संवैधानिक संस्था है, और बाद में ओबीसी कमीशन बना, वो भी एक संवैधानिक संस्था ही मानी जाए। तो इनके चेयरमैन को कभी चुनाव लड़ा देना और कभी उनको हटा देना, इस तरह से कि वो अपने जिम्मेदारियों को ठीक ढंग से नहीं पूरा कर सके। मैं एक बात बताना चाहूंगा कि एससी कमीशन और ओबीसी कमीशन में डिफरेंस क्या है। एससी कमीशन के पास कुछ अलग पावर्स है। उन पावर में ये भी पावर है कि वो कुछ एक्शन ले सकता है सीधे सीधे, जो कि प्यूनिटिव एक्शन, जो ओबीसी कमीशन के पास नहीं है। तो ओबीसी कमीशन को किस तरह से निरस्त किया गया? ओबीसी कमीशन में डॉक्टर भगवान लाल सहनी थे चेयरमैन, और उन्होंने विश्वविद्यालय में, जो आपने रोस्टर की बात उठाई, तमाम केंद्रीय विश्वविद्यालयों में किस तरह से आरक्षण को एक तरह से निरस्त किया जा रहा था रोस्टर के माध्यम से, उस पर उन्होंने संज्ञान लिया और कार्रवाई की। वो भारतीय जनता पार्टी के थे और साथ में 5 मेंबर भारतीय जनता पार्टी के थे। तो जब उनकी कार्यकाल समाप्त हुई 22 फरवरी 2022 में, तब उसके बाद
1 साल तक कोई अध्यक्ष मनोनीत नहीं हुआ। 1 साल यानी दिसंबर 2022 में हंसराज अहीर अकेले मेंबर बनाए गए, जबकि 5 सदस्य होना चाहिए। तो अकेले मेंबर क्या कार्रवाई करेंगे? नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।